प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सब्जेक्ट बॉटनी क्लास बीएससी थर्ड ईयर से संबंधित एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक यदि आपने गायत्री कॉलेज सांचौर और गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। इससे पहले के लेक्चरर के अंतर्गत जिसका वीडियो अपलोड किया जा चुका है, मैं डिस्कस किया था सीड डॉर्मेंसी, बीज प्रसुप्ता होती क्या है, कितने प्रकार की होती है और उस बीज प्रसुप्ति को भंग करने के लिए कौन कौन सी विधियाँ प्रयुक्त की जाती है। आर्थिक दृष्टि की से देखा जाए तो प्रसुप्ति अवस्था भी लाभदायक होती है और जब प्रसुप्ति अवस्था भंग हो जाती है तो किसी भी पादप के बीज अंकुरण के द्वारा नए नवोद्भिद को निर्मित करते हैं। आज हम इसी संदर्भ में डिस्कस करेंगे कि अंकुरण क्रिया के दौरान बीज के अंदर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं जिसके कारण एक नवोद्भिद विकसित होता है। तो हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं सीड जर्मिनेशन या बीज अंकुरण। सीड जर्मिनेशन से पहले हम सामान्य संरचना पढ़ते हैं जो बीज की संरचना से संबंधित है। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी बीज में इसके चारों तरफ पाया जाने वाला एक आवरण पाया जाता है। इस आवरण को बीजावरण कहते हैं। बीजावरण दो प्रकार के होते हैं, वो टेस्टा और टेगमेंट कहलाता है। इस टेस्टा और टेगमेंट के आंतरिक भाग में एक इस प्रकार की वायाकृति की संरचना बनी हुई होती है जिसको भ्रूण कहते हैं। इसी भ्रूणीय संरचना पर दो लीफ के समान मोटे मांसल संरचनाएं बनी हुई होती है। इनको बीज पत्र नाम देते हैं। तो यहाँ पर ये बीज की संरचना थी, इसको भ्रूण नाम देते हैं और ये बीजावरण अथवा बीज आवरण जो टेस्टा टेगमेंट कहलाता है। जब हम भ्रूण की स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये एक बीज और उसके ऊपरी भाग में पाई जाने वाली लंबी संरचना बीज पत्र कहलाता है। ये जो लंबी तंतुबद्ध संरचना है वो इसका निलंबक कहलाता है। अब निलंबक के अग्र क्षेत्र की कोशिका या कोशिकीय संरचना सूचकांक के रूप में जानी जाती है। बीज पत्र का आधारीय भाग ये आधार भाग है। इस आधार भाग के ऊपर वाला क्षेत्र होता है वो एपिकोटाइल कहलाता है, एपिकोटाइल। जबकि इसके बीज पत्र के आधार से नीचे वाला जो पार्ट है वो उसको हम हाइपोकोटाइल कहते हैं। हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल का शेष भाग है वो प्ल्यूमिल के रूप में विकसित होता है, जबकि हाइपोकोटाइल के आधार का नीचे वाला भाग है वो रेडिकल या मूल तंत्र के रूप में विकसित होता है। इस बीज पत्र के अंतर्गत आवश्यक खाद्य पदार्थों का संग्रहण होता है। तो जब हम इस बीज के अंकुरण की प्रक्रिया को देखेंगे तब होगा क्या कि बीजावरण या सीड कोट के अंतर्गत पारगम्यता में वृद्धि होने के कारण जल तथा ऑक्सीजन इसके अंदर प्रवाहित होती है, जिसके फलस्वरूप सबसे पहला परिवर्तन क्या होता है कि बीज फूल करके मोटा हो जाता है और मोटा होने के बाद में एक जड़ तंत्र निकलती है जो बीज आवरण को भेद करके ज़मीन के अंदर चली जाती है, जबकि प्रोतंत्र होता है वो बीज आवरण को भेद करके बाहर की ओर निकल जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस जर्मिनेशन की परिभाषा क्या हुई। तो अनुकूल परिस्थिति में बीज में परिवर्तन के द्वारा नवोद्भिद का विकास होता है। इस क्रिया को हम सामान्य नाम से जर्मिनेशन कहते हैं। जर्मिनेशन के दो प्रकार हैं, एक को नाम देते हैं एपीजियल। होता है क्या ये? एपीजियल कंडीशन में हाइपोकोटाइल क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि होने का बीज पत्र जमीन से बाहर की ओर निकला होता है, तो इसको नाम देते हैं एपीजियल। बीज पत्र जमीन से ऊपर की ओर निकलते। लेकिन एपिकोटाइल क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण, तो वृद्धि कौन सी हो रही है? ये हो रही है एपिकोटाइल बीज पत्र के आधारी भाग से ऊपर है, तो
तो इसकी वृद्धि होने का बीज पत्र है वो जमीन के अंदर ही रहते हैं, तब इसको नाम देते हैं हाइपोजियल। तो हम इसको परिभाषा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, क्या लिखेंगे कि हाइपोकोटाइल में वृद्धि होने से बीज पत्र भूमि से बाहर निकलते हैं। इस प्रकार के अंकुरण को एपीजियल प्रकार का या भूमियों प्रकार का ऊपरी भूमियों प्रकार का लेंगे। हाइपोजियल में इसका विपरीत, यहाँ पर एपीकोटाइल में वृद्धि होने से बीज पत्र भूमि के अंदर ही रहते हैं। ध्यान रखना, हाइपोजियल का मतलब एपीकोटाइल में वृद्धि हुई और एपीजियल का मतलब हाइपोकोटाइल में वृद्धि हुई, दोनों एक दूसरे के विपरीत भाग हो गए। तो अंकुरण की प्रक्रिया है वो सामान्य तौर पर दो प्रकार की, एपीजियल प्रकार की और हाइपोजियल प्रकार की। अब अंकुरण क्रिया के दौरान ऐसे कौन से मेटाबॉलिक चेंजेज होते होंगे जिसके कारण अंकुरण की प्रक्रिया अचानक प्रारंभ हुई? बीज पड़ा था लेकिन उसमें अंकुरण नहीं हो रहा था। वैज्ञानिकों ने इस अवस्था को प्रसुप्ति अवस्था दी थी। इसका मतलब प्रसुप्ति अवस्था के लिए जो कारक उत्तरदायी है वो अंकुरण की क्रिया को रोक रहा है। तो ऐसा क्या चेंजेज हो गया कि वो निरोधक पदार्थ ने अपना कार्य करना बंद कर दिया, फलस्वरूप अंकुरण की प्रक्रिया हुई? इसका मतलब इस अंकुरण के दौरान कोई न कोई चेंजेज होते हैं। उस चेंजेज का सबसे पहला पॉइंट है वो है रेस्पिरेशन। अंकुरण क्रिया के दौरान अचानक श्वसन की क्रिया बढ़ती जाती है। इस ग्राफ के माध्यम से इसको शो किया गया कि जैसे जैसे अंकुरण की प्रक्रिया बढ़ेगी वैसे वैसे रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगा। बीज जब प्रसुप्ति अवस्था होते उस समय भी अंकुरण की श्वसन की क्रिया उसमें लगातार चलती रहती है। इसलिए बीज जहाँ पे एक्टिव हुए होते हैं, श्वसन क्रिया द्वारा निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के कारण उस बीजों का केंद्रीय भाग होता है वो गर्म होता है। जब बीज के मध्य हाथ डालते तो हमें गर्मी महसूस होती है। वो गर्मी उस श्वसन क्रिया के द्वारा निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के कारण उत्पन्न होती है। जब बीज प्रसुप्ति अवस्था में होता है उस दौरान श्वसन क्रिया धीमी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया अल्प विकसित होते हैं, क्रिस्टी नहीं के बराबर पाई जाती है या अल्प विकसित प्रकार की होती है। इसके कारण इसमें क्रेब चक्र नहीं पाया जाता। जब प्रसुप्ति अवस्था होती है तो क्रेब चक्र की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया लो हुई, लेकिन जैसे ही वो बीज जल को अवशोषित करता है तुरंत प्रभाव से माइटोकॉन्ड्रिया और डेवलप हो जाने के कारण क्रेब चक्र जैसी संरचना प्रारंभ हो जाती है। फलस्वरूप अचानक ऊर्जा का उत्पादन होना प्रारंभ हो जाता है, अर्थात रेट ऑफ रेस्पिरेशन की क्रियाएं वो बढ़ेगी। जब तक रेट ऑफ रेस्पिरेशन नहीं बढ़ता तब तक आवश्यक विभिन्न मेटाबॉलिक क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा का संश्लेषण नहीं हो पाता है। ठीक है। सीड जर्मिनेशन के दौरान जब बीज जल का पूर्ण रूप से अवशोषण कर लेता है उस दौरान उसका आकार में वृद्धि होता है। उसके साथ साथ में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। तो ये एंजाइम जो कि अघुलनशील प्रवृत्ति के थे या हम ये मानते हैं उसको कि वो निष्क्रिय अवस्था में थे, तो वो सभी प्रकार के एंजाइम होते हैं वो सक्रिय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इन सक्रिय एंजाइम की उपस्थिति में अघुलनशील पदार्थ किस में बदल जाएंगे? घुलनशील पदार्थों में बदल जाएंगे। जैसे बीज के अंदर उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 लिपिड और नंबर 3 प्रोटीन। ये तीनों ही अघुलनशील अवस्था से घुलनशील अवस्था में बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टार्च सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो स्टार्च एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में वो घुलनशील ओलिगोसैकेराइड्स में बदलता है। और वही ओलिगोसैकेराइड्स एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में जो अल्फा और बीटा प्रकार का होता है, तो सबसे पहले वो अल्फा एमाइलेज के रूप में प्रेजेंस में होता है, लेकिन फिर
सक्रिय होकर के बीटा एमाइलेज में कन्वर्ट हो जाता है तो वो सुक्रोज में बदलता है। सुक्रोज वापस अल्फा ग्लाइकोसाइडेज जैसे एंजाइम की प्रेजेंस में वो माल्टोज में बदलता है। माल्टोज से वापस ग्लूकोज या फ्रुक्टोज जैसे पदार्थ बनते हैं जो श्वसन क्रिया में प्रयुक्त हो जाता है। तो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट अल्फा और बीटा एमाइलेज तथा अल्फा ग्लाइकोसाइडेज जैसे एंजाइम की प्रेजेंस में वो घुलनशील या अवशोषण योग्य कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होता है। सेकेंड नंबर लिपिड लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में गठित होता है ग्लिसरॉल के अंदर और फैटी एसिड में। और फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन प्रक्रिया के द्वारा एसिटाइल कोएंजाइम एवं बदलता है और एसिटाइल कोएंजाइम श्वसन क्रिया में प्रयुक्त होता है। प्रोटीनेज एंजाइम और पेप्टाइडेज एंजाइम की प्रेजेंस में वो सरल अवशोषण योग्य प्रोटीन या अमीनो एसिड में बदलता है और अमीनो एसिड में बदलती श्वसन क्रिया तीव्र हो जाती है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक चेंजेज हुआ है वो ये हुआ है कि जितने भी प्रकार के अघुलनशील घटक थे वो एंजाइम की उपस्थिति में घुलनशील या अवशोषण योग्य घटकों में परिवर्तित हो जाता है, जो श्वसन क्रिया में सीधे ही प्रयुक्त हो जाने के कारण श्वसन क्रिया की दर बढ़ जाती है और अंकुरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। मेटाबॉलिक चेंजेस का जो तीसरा चेंज होता है वो एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। एंजाइम्स के सक्रिय होने के फलस्वरूप अंकुरण के दौरान आरएनए का संश्लेषण बहुत तीव्र गति से होना प्रारंभ हो जाता है और इसी के साथ में राइबोसोमल सिस्टम विकसित होता है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के आरएनए का निर्माण होता है। इसी आरएनए के साथ साथ में सेल डिवीजन के लिए आवश्यक एंजाइम्स का भी संश्लेषण होना प्रारंभ होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी डीएनए से सबसे पहले एमआरएनए का निर्माण होगा और इसी एमआरएनए के द्वारा फिर प्रोटीन बनेगी और वही प्रोटीन एंजाइम्स या हार्मोन्स के रूप में प्रयुक्त होती है या कन्वर्ट होती है। तो इस एंजाइम और हार्मोन का निर्माण करने के लिए एमआरएनए का निर्माण होना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए जर्मिनेशन की प्रारंभिक स्टेज में सबसे पहले एक्टिवेशन होने के कारण राइबोसोमल सिस्टम का निर्माण होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के राइबोसोम का निर्माण होना प्रारंभ होता है। इस दौरान इसके भ्रूणपोष से जैसे क्षेत्र से सबसे पहले एक दीर्घ एमआरएनए का निर्माण होता है, जो केवल और केवल जर्मिनेशन क्रिया के दौरान ही देखने को मिलता है और यही आगे जाकर के प्रोटीन का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। तो इस प्रकार से सीड जर्मिनेशन के दौरान मेटाबॉलिक चेंजेज होता है वो 3 प्रकार का होगा। पहला चेंजेज श्वसन क्रिया में वृद्धि होगी। दूसरा चेंजेज इसके अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का सक्रियकरण होगा, जिसके कारण अघुलनशील खाद्य पदार्थ घुलनशील खाद्य पदार्थ में प्रयुक्त होकर श्वसन क्रिया में प्रयुक्त हो जाते हैं। और तीसरा होगा एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के एंजाइम का और हार्मोन का संश्लेषण होना प्रारंभ होता है। जर्मिनेशन का अगला टॉपिक पढ़ते हैं, जो है अंकुरण हेतु आवश्यक परिस्थितियाँ क्या क्या होती है। तो ये 2 प्रकार के कारकों द्वारा निर्धारित होती है, बाह्य परिस्थिति या बाह्य कारक और दूसरा होता है आंतरिक कारक। बाह्य कारकों के संदर्भ में जल, लाइट, टेम्परेचर, मृदा और विभिन्न प्रकार की गैसें सम्मिलित, जबकि आंतरिक कारकों के आधार पर जीवन क्षमता और प्रसुप्ति बीज को सबसे ज़्यादा अंकुरण की क्रिया को प्रभावित करती है। बाह्य परिस्थिति में देखते हैं, सबसे पहले जल का बीज के द्वारा जब अवशोषण होगा तो ये बीजा आवरण को नरम करता है। बीजा आवरण को नरम करना, इसके फलस्वरूप क्या होगा कि प्रांकुर जो विकसित हो रहा है अथवा मूलांकुर जो विकसित हो रहा है वो आसानी से बीज आवरण को भेदते हुए बाहर निकल सकते हैं। यदि कठोर बीज आवरण होगा तो ये क्रिया नहीं हो पाती। दूसरा, इसके फलस्वरूप टीपी में वृद्धि होती है। स्फीति दाब में वृद्धि होने के कारण विभाजन के पश्चात विवर्धन की क्रिया आसानी से हो सकती है, जिसके कारण ग्रोथ बहुत तीव्रता से होती है। और तीसरा, जल के अवशोषण के कारण बीज आवरण की पारगम्यता में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण गैसों का आसानी से आदान प्रदान हो सकता है। दूसरा आता है लाइट के प्रभावित होने का आधार पर बीज 2 प्रकार का होता है। एक तो फोटो
पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक होता है, दूसरा होता है नेगेटिव फोटोप्लास्टिक और तीसरा होता है उदासीन प्रकार की, जिस पर लाइट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जिस पादप के लिए आवश्यक लाइट की मात्रा होगी वो अंकुरित हो पाएगा बीज, और यदि उसके लिए आवश्यक नहीं है तो अंकुरित नहीं होगा। जैसे नेगेटिव फोटोप्लास्टिक बीज पादपों को यदि प्रकाश अधिक दिया जाए तो ऐसे पादपों के बीज अंकुरित नहीं होते हैं, और पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक सीड्स को यदि हम प्रकाश नहीं दें तो बीजों में अंकुरण की संभावना नहीं होती। तीसरा जो कारक है टेम्परेचर, सामान्य रूप से 15 से लगा कर 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बीजों के अंकुरण के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना गया है। यदि इससे कम इससे ज़्यादा इसकी टेम्परेचर बीज की उपापचय क्रिया को प्रभावित करने के कारण इसका अंकुरण नहीं हो पाता। चौथा कारक है वो है मृदा, सॉइल किस प्रकार की है, जैसे अम्लीय मृदा है, क्षारीय मृदा है या लवणीय मृदा है, वो अंकुरण क्रिया को सीधा सा प्रभावित करने का कार्य करता है। वातावरण के अंदर पाई जाने वाली गैसें पांचवें कारक के रूप में बीज अंकुरण को प्रभावित करता है। जैसे ऑक्सीजन की बात करते हैं सबसे पहले हम, तो ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता में उसमें पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के निरोधकों का जो जर्मिनेशन क्रिया को रोकने का कार्य करता है, निरोधक पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों का ऑक्सीकरण होने के कारण वो निष्क्रिय हो जाता है। ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता में अंकुरण की क्रिया आसानी से प्रेरित होती है। ज़ैंथियम पादप में बीज उसी कंडीशन में अंकुरित होते हैं जब वो ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता में हो, जबकि टाइफा के बीजों को यदि सांद्रता ऑक्सीजन की सांद्रता युक्त वातावरण में रखा जाता तो अंकुरण नहीं होगा। अर्थात टाइफा के बीजों को निम्न ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जबकि ट्राइफोलिया एक ऐसा प्लांट है जिसकी बीज निम्न ऑक्सीजन एवं उच्च कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में ही अंकुरित होता है। जब तक उसको उच्च कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता नहीं मिल पाती तब तक इसका अंकुरण नहीं हो पाता। वातावरण में पाई जाने वाली NO2, SO2, ओजोन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें अंकुरण क्रिया को निरोधित करते हैं, जबकि इथाइलिन है वो अंकुरण क्रिया को बढ़ाने का कार्य करता है। तो ये 5 कारक ऐसे हैं जो अंकुरण क्रिया को डायरेक्ट रूप से बाह्य कारकों के रूप में प्रभावित करने का कार्य करते हैं। आंतरिक परिस्थितियाँ या आंतरिक कारक, जैसे बीज की जीवन क्षमता। कई बीज ऐसे होते हैं जो 2 से 6 साल तक जीवित रहते हैं, उसके बाद में उसकी जीवन क्षमता कम होने के बाद में अंकुरित नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे बीज 6 साल के बाद में अंकुरण की क्षमता को खो देते हैं। दूसरा, कुछ बीज ऐसे होते हैं जो 100 साल तक क्रियाशील रहते हैं, अर्थात 100 साल के बाद में भी अंकुरित हो सकते हैं। ऐसे बीज जिनकी जीवन क्षमता बहुत अधिक है, लंबे समय के बाद में भी अंकुरित हो सकते हैं, उनका बीज आवरण होता है सामान्य तौर पर कठोर प्रवृत्ति होता है। आंतरिक कारक या आंतरिक परिस्थिति का अगला घटक है, उसको नाम देते हैं प्रसुप्ति अवस्था। सभी बीजों की निश्चित प्रसुप्ति अवस्था होती है जो उसके परिपक्व काल के लिए आवश्यक होती है। प्रसुप्ति अवस्था डायरेक्ट रूप से अंकुरण क्रिया को प्रभावित करती है। यदि प्रसुप्ति अवस्था ज़्यादा है तो वो लंबे समय के बाद में ही अंकुरित हो पाता है, पहले नहीं। यदि प्रसुप्ति अवस्था कम होती है तो कम समय के बाद, अर्थात प्रसुप्ति अवस्था भंग होने के तुरंत पश्चात बीज अंकुरित होकर के नवोद्भिद का निर्माण कर सकता है। विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज के हमने इस टॉपिक में पढ़ा सीड जर्मिनेशन क्या होता है, सीड जर्मिनेशन कितने प्रकार का होता है, सीड जर्मिनेशन के लिए आवश्यक घटक क्या क्या है और उसके अंकुरण के दौरान कौन से प्रकार के परिवर्तन होते हैं। आज के इसी टॉपिक के साथ धन्यवाद।